हाय ऑल। सो नाउ वी विल बी सॉल्विंग साइंस। अब हम साइंस का क्वेश्चन पेपर देखेंगे। मई 2012 का क्वेश्चन पेपर है ये। सीडीपी हम कंप्लीट कर चुके हैं, यहाँ से साइंस स्टार्ट होगा। सो सबसे पहला क्वेश्चन है, मलेरिया इज कॉज्ड बाय ये। मलेरिया जो है उसका कारण क्या है। मलेरिया जो होती है ना, वो एक प्रोटोजोअन डिजीज होती है। ठीक है, हम 4 टाइप की डिजीज पढ़ते हैं, प्रोटोजोअन, वायरस, बैक्टीरियल और फंगल डिजीज। जो बैक्टीरियल डिजीज होती हैं उसमें आपका टीबी आता है। ठीक है, टीबी जो है वो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से होता है। आपका हैजा आता है जिसे हम विब्रियो कॉलेरी जो है उसकी वजह से होता है। फंगल डिजीज जो होती हैं उसमें आपकी स्लीपिंग सिकनेस आ जाती है। और फंगल जो होता है आपका, कई लोगों के सिर पे गंजापन होता है, दांत खात खुजली होती है, दे ऑल कम्स अंडर फंगल डिजीज। वायरल डिजीज जो होती है उसमें हेपेटाइटिस आ जाता है, एचआईवी आ जाता है, एड्स आ जाता है। जो प्रोटोजोअन डिजीज होती है ना, उसमें क्या आता है आपका मलेरिया। किसकी वजह से होता है ये, फीमेल एनाफिलीज। ये हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि जो फीमेल एनाफिलीज होता है उसकी वजह से मलेरिया कॉज होता है। इसका वेक्टर कौन होता है, इसका वेक्टर होता है आपका प्लाज्मोडियम। ठीक है, कॉज किसकी वजह से होता है, फीमेल एनाफिलीज, वेक्टर कौन होता है, प्लाज्मोडियम। जो मलेरिया होता है वो भी 3-4 तरीके का होता है, प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम, मलेरियाई फेल्सीपेरम, मलेरियाई ओवेल। तो सबसे जो हार्मफुल होता है, सबसे ज़्यादा मतलब डेंजरस जो होता है, दैट इज़ मलेरियाई फेल्सीपेरम। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। डिजीज 4 टाइप की होती है, प्रोटोजोअन, वायरल, बैक्टीरियल एंड फंगल। बट मलेरिया कम्स अंडर प्रोटोजोअन डिजीज। प्रोटोजोआ के थ्रू होता है, प्लाज्मोडियम इज ए वेक्टर एंड द फीमेल एनाफिलीज इज ए मॉस्किटो विच कॉज्ड मलेरिया। सेल्यूलोज इज मेड अप ऑफ। जो सेल्यूलोज होता है वो किससे बनता है, लूज सेल्स, पॉलीकोट, टेरिकोट और ग्लूकोज। तो सेल्यूलोज जो होता है ना वो किसके अंदर आता है, आपका ग्लूकोज। यानी कि सेल्यूलोज क्या होता है, आपका कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होता है। जब आप कार्बोहाइड्रेट की स्ट्रक्चर पढ़ते हैं तो उसमें हम मोनोसेकेराइड पढ़ते हैं, डाइसेकेराइड पढ़ते हैं, पॉलीसेकेराइड पढ़ते हैं। तो बेसिकली जो पॉलीसेकेराइड होता है उसके अंदर ये सेल्यूलोज आता है। ठीक है, किसमें आएगा, ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होता है और कॉम्प्लेक्स में भी किसमें आता है, पॉलीसेकेराइड। ठीक है, पॉलीसेकेराइड क्या होते हैं, जिसमें ग्लूकोज की मल्टीपल यूनिट्स जो होती हैं वो बाइंड अप हो जाती हैं। करेक्ट है, ये जो होता है ना इसके अंदर कुछ चीज़ें बस याद रखिएगा कि इसके अंदर बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है। एक लंबी चेन होती है जो पैरेलल स्ट्रक्चर में ये अरेंज होते हैं। ये स्ट्रॉन्ग बहुत होता है, सेल्यूलोज जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। दूसरा, ये एक रिजिड स्ट्रक्चर होती है। क्यों, क्योंकि इस तरीके से ये क्या करते हैं, एक चेन लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। ठीक है, सेल्यूलोज का अगर मेन फीचर पूछा जाए ना तो वो ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स को क्या करता है, अरेंज कर देता है। इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, इसका मेन काम है स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करना। सो आई जस्ट होप गाइस कि आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है यहाँ तक। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ग्लूकोज विल बी द करेक्ट आंसर। ना तो ये लूज सेल से होता है, ना ही पॉलीकॉट से होता है, ना ही टेरिकॉट से। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, पॉलीसेकेराइड का बनता है, बहुत हार्ड होता है। ग्लूकोज में हाइड्रोजन बॉन्ड जो हैं उनको बाइंड करके एक लंबी चेन बनाता है। दूसरा, ये इसका मेन काम होता है स्ट्रक्चरल रिजिडिटी प्रोवाइड करना। ठीक है, सो ऑप्शन 4 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीचर वाइल टीचिंग ए कॉन्सेप्ट फ्रीक्वेंटली टेक्स फीडबैक फ्रॉम द स्टूडेंट। दिस प्रैक्टिस में एक टीचर जब है किसी भी कॉन्सेप्ट को पढ़ाते वक्त बच्चों से अक्सर जो है वो फीडबैक लेती है। इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड योर फॉर्मेटिव असेसमेंट। बच्चों की चिंतन प्रक्रिया में व्यवधान उत्पन्न करती है, ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। शिक्षक को उसके उद्देश्यों की प्राप्ति से विचलित कर सकती है, कक्षा में प्रेरक वातावरण का निर्माण कर सकती है। पहली बात तो इसमें कोई भी कंडक्टिव एनवायरनमेंट नहीं बन रहा है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि फीडबैक ले रही है टीचर तो एक प्रेरक वातावरण बनेगा। ना ही टीचर्स जो हैं उनको उद्देश्यों से विचलित किया जाता है। टीचर यहाँ पे कोई डेविएट नहीं हो रहा है अपने ऑब्जेक्ट से। ठीक है, ना ही थॉट प्रोसेस जो है उसको डिस्टर्ब किया जाता है बच्चों की, बल्कि ये क्या होता है, एक फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है। हम जब फॉर्मेटिव असेसमेंट पढ़ते हैं तो हमने उसमें 2 चीज़ें पढ़ी हैं। फॉर्मेटिव असेसमेंट एक तो कैसा होता है, कंटिन्यूअस, पूरे साल चलने वाली प्रोसेस होती है। इसमें आप क्या करते हो, बच्चे का टाइम टू टाइम फीडबैक लेते हो और बच्चे को टाइम टू टाइम फीडबैक देते हो और बच्चे से भी हम एक फीडबैक लेते हैं कि कहाँ तो टीचर को अपना टीचिंग मेथड बदलने की ज़रूरत है और कहाँ बच्चे को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है।
ठीक है। तो ये क्या होता है आपका रूपात्मक आकलन। रूपात्मक आकलन जो होता है वो पूरे साल चलने वाली प्रोसेस होती है। बच्चे को टाइम टू टाइम फीडबैक दिया जाता है, बच्चे का इसमें निदान भी किया जाता है और बच्चे का इसमें उपचार भी किया जाता है। जहाँ बच्चे को इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत होगी बच्चे को इम्प्रूव किया जाएगा। पूरे साल में 4 फॉर्मेटिव असेसमेंट होते हैं और 2 समेटिव असेसमेंट होते हैं। समेटिव असेसमेंट ईयर एंड में लिया जाता है जहां बच्चे को या तो फेल किया जाता है या फिर पास किया जाता है। सो दिस वुड बी कॉल्ड एज रूपात्मक आकलन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज a reason for a teacher to continuously introduce different stimuli in a lesson plan? निम्नलिखित में से वह कौन सा कारण है जिसकी वजह से एक टीचर को अपनी पाठ योजना में सचेत रूप से विभिन्न उद्दीपकों को स्थान देना चाहिए। मतलब जब भी कोई टीचर अपना लेसन प्लान बनाती है तो उसमें जो स्टिमुलस हैं उनको वो स्पेस दे यानी कि जगह दे टू सी द इफेक्ट ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट। जब वो स्टिमुलस को जगह देगी अपने लेसन प्लान में तो इस प्रयोग का प्रभाव देखने के लिए वो ऐसा करती है नहीं। टू एड्रेस डिफरेंट लर्निंग स्टाइल ऑफ स्टूडेंट, बिल्कुल सही बात है। जब आप स्टिमुलस को अपने लेसन प्लान में रखते हो ना, ठीक है, तो उससे क्या होता है अलग अलग अधिगम शैली जो है बच्चे की वो क्या होती हैं संबोधित होती हैं। हम हर बच्चे की लर्निंग स्टाइल अलग अलग होती है। क्यों? क्योंकि हर बच्चे के अंदर क्या होता है इंडिविजुअल डिफरेंस होता है और ये जो इंडिविजुअल डिफरेंस होता है उसकी वजह से हर बच्चा फिजिकली इमोशनली मेंटली बिल्कुल डिफरेंट होता है। उनकी लर्निंग स्टाइल्स अलग होती हैं, उनका पढ़ने का तरीका अलग होता है। इट्स रिकमेंडेड बाय हर प्रिंसिपल, क्योंकि उनके प्राचार्य ने ये अनुशंसित किया है नहीं। ये दोनों क्या हैं बिल्कुल गलत हैं। टू प्रूव हर एक्सीलेंस इन द नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट, अगर टीचर इस तरीके से लेसन प्लान बनाएगा तो केवल उसी से ज्ञान की उत्कृष्टता प्रमाणित होगी नहीं। टीचर को अगर अपना एक्सीलेंस दिखाना है तो उसके और भी तरीके हैं। वो स्टिमुलस के थ्रू ही क्यों जाएंगे और वो भी लेसन प्लान में। तो यहाँ क्या होता है टू एड्रेस डिफरेंट लर्निंग स्टाइल ऑफ द स्टूडेंट। जब बच्चे की आप अलग अलग लर्निंग स्टाइल को इंक्लूड करके अपना लेसन प्लान बनाते हो तो हर बच्चा अपने आप को सिक्योर फील करता है। सो द ऑप्शन 2 इज परफेक्टली करेक्ट। नेक्स्ट इज द डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ द मोशन ऑफ 2 व्हीकल्स A and B इज गिवन बिलो। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? यहाँ पे 2 वाहन हैं, एक A वाहन है और एक B वाहन है। इनकी गति के लिए जो दूरी समय ग्राफ है, ये दूरी है और ये समय है। ये ग्राफ नीचे दिया गया है। कौन सा कथन यहाँ पर सही है? हम क्या करते हैं एक x एक्सिस लेते हैं और एक क्या करते हैं हम y एक्सिस लेते हैं। ठीक है, यूजुअली x एक्सिस पे हम क्या लेते हैं टाइम को लेते हैं, लेकिन यहाँ क्या लिया है दूरी ली गई है। और हम दूरी कहाँ लेते हैं y एक्सिस पे, लेकिन यहाँ क्या लिया गया है समय लिया गया है। तो ये क्वेश्चन बहुत ध्यान से करिएगा। यूजुअली इसमें क्या होता है ए का ग्राफ ज़्यादा बनता है, ए का जो एंगल होता है थीटा वो ज़्यादा बनता है एज कम्पेयर टू बी। ठीक है, बी का थीटा जो होता है वो कम होता है, ए का एंगल जो है वो ज़्यादा होता है। इसलिए अगर दूरी यहाँ होती और समय यहाँ होता तो इसका आंसर क्या हो जाता कि ए जो है वो तीव्र गति से चल रहा है। लेकिन इन्होंने क्या किया है समय ऊपर लिया है, वाई एक्सिस पे लिया है और जो दूरी है वो कहाँ लिया है एक्स एक्सिस पे। तो इसमें क्या हो जाएगा हम एक फॉर्मूला पढ़ते हैं स्ट्रेट लाइन के रिस्पेक्ट में y इज इक्वल टू एम एक्स। ठीक है, और जो स्पीड होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है अपना डिस्टेंस अपॉन टाइम। यही होता है स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो जब भी हम दूरी समय का ग्राफ देखते हैं ना, ये किसको डिनोट करता है स्पीड को। मतलब ए वाहन कितनी स्पीड से चल रहा है और बी वाहन कितनी स्पीड से चल रहा है। तो बेसिकली ये किसको दिखाता है गति को दर्शाता है। ढलान जितना ज़्यादा होगा ना गति हमेशा उतनी ज़्यादा होगी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है ए की तुलना में वी जो है उसका ढलान कैसा है तीव्र है, यानी कि ये जो वाहन है वो तीव्र गति से चल रहा है। जब भी हम दूरी समय ग्राफ बनाएंगे तो हमेशा ढलान की तुलना करके हम ये चीज़ डिटरमाइन कर सकते हैं कि कौन सा व्हीकल जो है वो तेज चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। ठीक है, स्पीड डिनोट्स डी अपॉन टी। जो स्पीड होती है वो डी टी ग्राफ को डिनोट करता है। बेसिकली जो दूरी समय ग्राफ है वो हमेशा स्पीड को बताएगा। जो स्पीड होती है उसे गति बोला जाता है। जिस वाहन का ढलान ज़्यादा होगा उसकी स्पीड उतनी ज़्यादा होती है। यहाँ पे v जो है उसका ढलान ज़्यादा है इसलिए इसकी गति जो है वो यहाँ पे तेज होगी। जब हम स्ट्रेट लाइन के रिस्पेक्ट में एक फॉर्मूला पढ़ते हैं दैट इज y इज इक्वल टू एम एक्स। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ याद रखिएगा हम यूजुअली y एक्सिस पे दूरी लेते हैं और x एक्सिस पे क्या लेते हैं समय, लेकिन यहाँ पे इस चीज़ को क्या कर दिया है रिवर्स कर दिया है। करेक्ट है। अब नेक्स्ट अगर हम देखें
जो मोशन होता है ना, गति जो होती है वो, एक सेकेंड, जो गति होती है ना वो यूनिफॉर्म गति भी होती है, असमान गति भी होती है। जो यूनिफॉर्म मोशन होता है ना, यूनिफॉर्म मोशन में क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन आएगी। ये आपका ग्राफ है दूरी समय का, तो ये एक स्ट्रेट लाइन जब आती है तो वो एक समान गति को दर्शाता है। तो वो क्या होगा, वहां पे मोशन जो है वो कैसा है, कांस्टेंट। ठीक है। और एक होता है असमान गति। असमान गति में क्या होता है, यदि ग्राफ ऐसे आपको वक्रित मिलता है, यानी कि कर्वी ग्राफ अगर आपको मिल रहा है, तो इसका मतलब होता है कि जो गति है वो समय के साथ क्या हो रही है, बदल रही है। ठीक है। गति क्या है, समय के साथ बदल रही है। मान लीजिए पहले यहाँ है, फिर यहाँ है, फिर यहाँ है, तो उसमें क्या है, हमें कर्वी ग्राफ मिलता है। सो आई जस्ट होप कि आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आई। दो वाहन है ए और वी, दूरी समय ग्राफ हमेशा किसको रिप्रेजेंट करता है, स्पीड को। ठीक है। यहाँ पे बी जो है उसका ढलान ज़्यादा है, इसलिए बी की स्पीड ज़्यादा होगी, तो यहाँ पे क्या होगा, बी अपेक्षाकृत तीव्र गति से चल रहा है। सो द ऑप्शन 1 इज करेक्ट। स्पीड का फॉर्मूला हमेशा क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। जब आप दूरी को ऊपर लोगे, समय को नीचे लोगे, तो ए की स्पीड क्या है, कम हो जाएगी, और बी की जो स्पीड है वो ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है। दोनों समान गति से कब चलेंगे, जब वो यूनिफॉर्म मोशन को शो करेगा। ठीक है। नेक्स्ट इज फॉस्फोरस इज केप्ट इन वाटर टू। फॉस्फोरस को पानी में रखा जाता है। जो फॉस्फोरस होता है उसको पानी में क्यों रखते हैं, क्योंकि फॉस्फोरस अगर आप एयर में खुला छोड़ेंगे तो ये बहुत विग्रसली रिएक्ट करता है, किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। इट प्यूरिफाई वाटर। वाटर को प्यूरिफाई करने के लिए हम क्लोरीन ट्रीटमेंट देते हैं। टू मेक वाटर सॉफ्ट, टू डीनेचर इट, नहीं, यहाँ पे क्या हुआ, इट प्रिवेंट्स इट कॉन्टेक्ट विद द ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के साथ इसके संपर्क को रोकने के लिए हम फॉस्फोरस को पानी में रखते हैं। फॉस्फोरस हमेशा कैसा होता है, वाइट फॉस्फोरस। एक कौन सा आता है, रेड फॉस्फोरस भी आता है, बट वी यूजुअली टॉक अबाउट वाइट फॉस्फोरस। जैसे ही आप इसको एयर में डालोगे ये बहुत जल्दी रिएक्ट करेगा, और जैसे ही एयर में इसको खुले में छोड़ा जाता है ये क्या करता है, फट जाता है, और ये एयर के साथ रिएक्ट करके बनाता है P4O10। ठीक है। इसे हम बोलते हैं फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड। ठीक है। इस डेंजर सब्सटेंस को बनने से रोकने के लिए ही इसे हमेशा हम पानी के अंदर डुबो के रखते हैं। सोडियम जो होता है उसको किस में रखते हैं हम, केरोसिन के अंदर। ठीक है। सोडियम को हमेशा केरोसिन में रखा जाता है, और जो फॉस्फोरस होता है उसको हमेशा हम पानी के अंदर रखते हैं, जिससे कंबशन प्रोसेस ना हो पाए। ओके। और जो रेड फॉस्फोरस होता है वो भी फॉस्फोरस का ही एक पार्ट होता है। ये ज़्यादा स्टेबल होता है, और वो इजीली पानी जो है उसके अंदर उसको भी हम स्टोर करके रखते हैं। तो कुछ बेसिक पॉइंट्स है जो यहाँ याद रखिएगा। जो फॉस्फोरस होता है वो ऑक्सीजन में बहुत इजीली रिएक्ट करता है, बहुत विग्रसली रिएक्ट करता है, और जैसे इसको ऑक्सीजन में खुला छोड़ा जाता है ये क्या बना देता है, फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड। फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड का फॉर्मूला होता है P4O10। एक होता है रेड फॉस्फोरस जो कि फॉस्फोरस का ही एक पार्ट होता है। बेसिकली दीज वाइट फॉस्फोरस एंड रेड फॉस्फोरस आर एलोट्रॉप्स। जो हम एलोट्रॉप्स पढ़ते हैं ये वो होते हैं। रेड फॉस्फोरस ज़्यादा स्टेबल होता है, और उसको पानी में स्टोर करने की इतनी ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, एज कंपेयर टू वाइट फॉस्फोरस। नेक्स्ट इज द कैलोरिफिक वैल्यू ऑफ ए फ्यूल whose 1.5 kg of mass produces 67,500 kilojoule of heat on burning completely will be। ईंधन का जो ऊष्मीय मान है जिसका 1.5 kg द्रव्यमान पूर्ण रूप से जलने पर 67,500 किलोजूल ऊष्मा उत्पादित करता है, तो एग्जैक्टली उसकी वैल्यू क्या होगी। पहले एक चीज़ देखिएगा, जो कैलोरीफिक वैल्यू होती है CF जो होता है उसका एक फॉर्मूला होता है, दैट इज हीट प्रोड्यूस्ड। इसका फॉर्मूला याद रखिएगा, इसका फॉर्मूला होता है हीट प्रोड्यूस्ड डिवाइडेड बाय मास ऑफ फ्यूल। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है। कैलोरीफिक वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है, हीट प्रोड्यूस्ड डिवाइडेड बाय मास ऑफ फ्यूल। अब यहाँ पे हीट कितनी प्रोड्यूस हुई है, जलने पर 67,500 किलो जूल ऊष्मा उत्पादित होती है। तो कितनी हीट प्रोड्यूस हुई है, 67,500। ठीक है, मास ऑफ फ्यूल यहाँ कितना है, 1.5 kg। ठीक है, जब यहाँ से आप पॉइंट को हटाएंगे तो ऊपर एक जीरो लग जाएगी। अब यहाँ पे इसकी जो टोटल वैल्यू आप डिवाइड करके देखेंगे तो वो कितना आएगा, 45,000 किलो जूल पर kg। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे ये भी पूछा जाता है, जो कैलोरीफिक वैल्यू होती है ना उसकी SI यूनिट क्या होती है। कैलोरीफिक वैल्यू की SI यूनिट हमेशा क्या होगी, किलो जूल
पर केजी। आप इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते थे, जब किलो जूल ऊपर आएगा तो ये वैल्यू क्या है, हीट रिलीज वैल्यू है 67,500, और यहाँ क्या है केजी है, तो ये क्या है 1.5 केजी। अगर कोई भी वैल्यू किलो जूल या केजी में नहीं है तो पहले उस यूनिट को आपको कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, अब अगर आपसे पूछा जाए कि जो कैलोरीफिक वैल्यू होती है वो सबसे कम किसकी होती है, तो आपका जो काऊ डंग केक होता है, गाय का जो गोबर होता है, उसकी कैलोरीफिक वैल्यू होती है 6000 से 8000। ठीक है, ये सबसे कम कैलोरीफिक वैल्यू को शो करता है। ठीक है, कैलोरीफिक वैल्यू क्या होता है, एक हीट एनर्जी जब रिलीज होती है, जब आप एक किसी फ्यूल को बर्न करते हो तो उसमें जो हीट एनर्जी का अमाउंट रिलीज होता है दैट इज कॉल्ड कैलोरीफिक वैल्यू। ठीक है, अब ये अच्छे से समझ में आया कि कैलोरीफिक वैल्यू क्या होता है। जब हम किसी भी फ्यूल को बर्न करते हैं तो जितना अमाउंट वहां से रिलीज होता है इट्स कॉल्ड कैलोरीफिक वैल्यू। सबसे कम कैलोरीफिक वैल्यू होती है आपकी किसकी, काऊ डंग, ये याद रखिएगा। और सबसे हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू होती है आपकी हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन की कैलोरीफिक वैल्यू होती है 1,50,000 और काऊ डंग की कैलोरीफिक वैल्यू होती है 6000 से 8000। अगर एलपीजी और सीएनजी की पूछी जाए तो एलपीजी की होती है 55,000, सीएनजी की होती है आपकी 50,000। मीथेन और सीएनजी सेम अमाउंट कैरी करते हैं, एलपीजी बस 5000 ज़्यादा होता है। ठीक है, डीजल 45,000 होता है, केरोसिन 45,000 होता है, पेट्रोल 45,000 होता है। ये कुछ वैल्यूज हैं जो आपको याद रखनी पड़ेंगी। ठीक है, आई रिपीट, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन 45,000, मीथेन 50,000, सीएनजी और एलपीजी 50,000 एंड 55,000। हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा होता है 1,50,000 और काऊ डंग जो है उसका होता है 6,000 से 8,000। तो यहाँ इसका करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट इज while organizing an activity in the classroom for students to have hands on experience the role of the teacher is to। जब भी आप कभी गतिविधि का आयोजन करवा रहे हैं ना, या फिर हैंड ऑन एक्सपीरियंस बच्चे से करवा रहे हैं, ठीक है, तो उस केस में बीइंग अ टीचर आपकी मोरल ड्यूटी होती है बी अ फैसिलिटेटर। ठीक है, बी अ इंस्पेक्टर। ठीक है, विद्यार्थियों का क्या कीजिए, पर्यवेक्षण कीजिए, यानी कि बच्चों को सुपरवाइज कीजिए, उनको वहीं गाइडेंस दीजिए जहाँ पे उनको रिक्वायरमेंट है। ऐसा नहीं कि पूरा एक्सपेरिमेंट आपने करके दे दिया, बच्चे पैसिव स्टेज में बैठे हुए हैं, आप सिर्फ डेमो दे रहे हो, बच्चा उसको देख रहा है। हमें वो नहीं करना है। आस्क स्टूडेंट्स टू कैरी आउट द एक्टिविटी स्ट्रिक्टली एज पर द इंस्ट्रक्शन गिवन। आप बच्चे को कठोर रूप से गतिविधि करने के लिए नहीं कह सकते। ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल बच्चे को स्ट्रिक्ट उसमें ला दें कि जैसा टीचर बोल रहा है आप सिर्फ वैसा ही करेंगे। नहीं, बच्चे को खुद से भी कुछ चीज़ें करने दीजिए। गिव ऑल द फ्रीडम टू स्टूडेंट्स टू कैरी आउट द एक्टिविटी ऑन दियर ओन। ये भी नहीं करना है कि बच्चे को आप बिल्कुल ही फ्री छोड़ दें कि बच्चे के जैसे मर्जी आए वो केमिस्ट्री लैब में एक्सपेरिमेंट कर रहा है, जबकि आपको पता है कि केमिस्ट्री लैब थोड़ी सी हजार्डस होती है, केमिकल अगर गिर जाए तो जल जाता है। इंस्ट्रक्ट कॉन्स्टेंटली सो दैट स्टूडेंट अचीव दियर रिजल्ट्स विदाउट मेकिंग एनी मिस्टेक। बच्चे को इतने ही निर्देश दीजिए जिससे बच्चा बिना गलती के परिणाम ला सके। नहीं, बी अ फैसिलिटेटर एंड बी अ इंस्ट्रक्टर। बच्चे को जहाँ रिक्वायरमेंट है वहाँ जाइए, बच्चे को हेल्प कीजिए और फिर बच्चे को उस तरीके से आगे बढ़ने दीजिए कि वो खुद से हैंड ऑन एक्टिविटी कर पाए। सो द ऑप्शन 2 इज परफेक्टली करेक्ट। द बेस्ट वे टू मेक स्टूडेंट्स लर्न ए टॉपिक इन साइंस इज टू। विद्यार्थियों के द्वारा विज्ञान का जो एक प्रकरण है, साइंस में अगर कोई भी टॉपिक बच्चे को सिखाना है तो उसका सबसे अच्छा तरीका क्या है, उन्हें बारी बारी से प्रकरण का सस्वर पठन करने और उसके बाद उसके अर्थ को स्पष्ट करने के लिए कहना। ऐसी परिस्थिति का निर्माण करना जो शिक्षार्थियों को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करती है और उत्तर खोजने में उनकी मदद करती है। प्रकरण के बारे में विस्तार से चर्चा करना और श्याम पट्ट पर मुख्य बिंदु लिखना। दैनिक जीवन में प्रकरण पर आधारित ज्ञान के अनुप्रयोग की चर्चा करना। बच्चे को क्या सिखाना है, आपको साइंस का कोई एक टॉपिक समझाना है। आप बच्चों से क्या बोलोगे कि उस टॉपिक को पढ़ना स्टार्ट कर दें, और फिर आप उसका क्या करेंगे, और बच्चों से बोलेंगे कि अब इसका मीनिंग समझाइए। उसमें बच्चा क्या करता है, हमेशा रोट मेमोराइजेशन करेगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि आपने बच्चे को एक टॉपिक पढ़ने बोल दिया, बच्चा एज इट इज बुक में से उसको पढ़ के बोल देगा और फिर उसका मीनिंग आपको समझा देगा। क्रिएट ए सिचुएशन विच प्रॉम्प्ट्स द लर्नर्स टू आस्क क्वेश्चन एंड हेल्प देम टू सीक आंसर। ऐसी परिस्थिति का निर्माण करना जो शिक्षार्थियों को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करती है और उत्तर खोजने में उनकी मदद करती है। ठीक है, दिस कैन बी द वेरी बेस्ट वे।
कि आप बच्चे के सामने एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर दीजिए जिसमें बच्चा जो है वो क्वेश्चन पूछे और आंसर्स जो हैं उनको खुद से ढूंढने की कोशिश करे। डिस्कस द टॉपिक इन डिटेल एंड राइट मेन पॉइंट्स ऑन ब्लैक बोर्ड। पूरा टॉपिक जो है वो विस्तार से उसकी चर्चा कीजिए और श्याम पट्ट पे आप मुख्य बिंदु लिख दीजिए। डिस्कस द एप्लीकेशन ऑफ द नॉलेज बेस्ड ऑन टॉपिक इन डे टू डे लाइफ। दैनिक जीवन में जो उस टॉपिक पे आधारित ज्ञान है उसके अनुप्रयोग की आप चर्चा कीजिए। ये जो है किसी भी बच्चे को टॉपिक लर्न कराने के लिए सबसे इफेक्टिव मेथड होता है। जो ऑप्शन नंबर 2 है वो भी सही हो सकता है, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि सर्वोत्तम तरीका कौन सा होगा, क्यों? क्योंकि साइंस कहती है और एनसीएफ कहता है, इवन एनसीईआरटी भी कहती है कि बच्चे के ज्ञान को अगर आप उसकी रियल लाइफ से जोड़ते हैं तो बच्चा उस ज्ञान को क्या करता है, बहुत अच्छे तरीके से सीखता है। और यहाँ पे क्या किया जा रहा है, यहाँ पे दैनिक जीवन में जो भी टॉपिक है उस पर बेस्ड ज्ञान को हम क्या करते हैं, क्लास में डिस्कस कर रहे हैं। मान लीजिए आपको बच्चे को कोई भी एक्सपेरिमेंट करना सिखाना है, ग्रेविटेशनल फोर्स सिखाना है या फ्रिक्शन फोर्स सिखाना है, तो आप बच्चे से उसके घर पे जो चीज़ होती है, जो वो अपनी आंखों से देखता है, उसको क्या कीजिए, क्लास में डिस्कस कीजिए। उस कंडीशन में बच्चे के जो पॉइंट्स हैं वो बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। सो द ऑप्शन 4 इज करेक्ट। नेक्स्ट इज बायोस्फीयर रिजर्व कंजर्व। जो जीव मंडल आधारित क्षेत्र होता है वो किसका संरक्षण करता है? वाइल्ड लाइफ, ट्रेडिशनल ट्राइबल लाइफ, फॉरेस्ट रिसोर्स एंड ऑल ऑफ द अबव। जो बायोस्फीयर रिजर्व होता है वो क्या करता है, इन सब का संरक्षण करता है। बायोस्फीयर रिजर्व एक एरिया होता है जिसका मेन काम होता है बायोडाइवर्सिटी को बचाना। बायोडाइवर्सिटी मतलब जो जैव विविधता है उसको बचा के रखना, जो हमारे इकोसिस्टम को भी क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, जहाँ पे प्लांट और एनिमल स्पीसीज जो हैं वो अलग अलग तरीके की एक ही जगह रहती हैं। बेसिकली इनका मेन काम होता है जो एंडेंजर्ड चीज़ें हैं, यानी कि जो संकटापन्न जातियां हैं उनको क्या करना, प्रोटेक्ट करना। इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट करता है, चाहे वो फॉरेस्ट हो, चाहे वो वेटलैंड हो, चाहे वो ग्रासलैंड हो, चाहे वो मेराइन एरिया हो, इन सबको प्रोटेक्ट करेगा। जो नेचुरल रिसोर्स होते हैं जैसे वाटर है, लैंड है, फॉरेस्ट है, जिनको हम बिना नुकसान के या बिना डिप्लीट किए, बिना उनको ख़त्म किए आगे भी यूज़ कर सकते हैं। हमारा जो कल्चर हेरिटेज है उसको प्रोटेक्ट करता है, चाहे वो कल्चरल नॉलेज हो, चाहे एनवायरमेंटल कंजर्वेशन हो। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो यूनेस्को जो है उसके द्वारा इनको प्रोटेक्शन दी जाती है। ठीक है, तो बायोस्फीयर रिजर्व वन्य जीवन को भी क्या करता है, कंजर्व करता है, परंपरागत आदिवासी जीवन को भी कंजर्व करता है, और जो फॉरेस्ट रिसोर्स होते हैं उनको भी ये क्या करता है, कंजर्व करता है। सो बेसिकली द मेन फोकस ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व इज टू सेव बायोडाइवर्सिटी, इकोसिस्टम, नेचुरल रिसोर्स एंड कल्चर हेरिटेज। सो द ऑप्शन 4 इज करेक्ट। नेक्स्ट है, अ प्रोकैरियोटिक सेल इज कैरेक्टराइज्ड बाय। जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है वो कैसे कैरेक्टराइज होती है? वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। वेल डिफाइंड न्यूक्लियस हमेशा किस में होता है, यूकैरियोटिक सेल में। एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि यूकैरियोटिक सेल में क्या होता है, डबल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस, ये किस में होता है, यूकैरियोट्स में। न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस होता है जो यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होता है। रिलेटिवली यंग एज इन कंपैरिजन विद यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल की तुलना में अपेक्षाकृत जवान उम्र, ये भी यहाँ पे गलत है। तो करेक्ट क्या होगा, केंद्रक या झिल्ली की अनुपस्थिति जो है वो प्रोकैरियोटिक सेल की विशेषता होती है। ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल जो है वो यूकैरियोटिक सेल से बहुत सारे फीचर्स हैं जिनमें अलग होती है। पहली बात तो प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस नहीं होता, दे डोंट हैव ए ट्रू न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस होता है लेकिन एक होता है डिस्पर्स्ड स्टेट में और एक होता है बाइंडिंग स्टेट में। तो जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं उनमें ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता है। जो जेनेटिक मटेरियल होता है ना वो किसके अंदर प्रेजेंट होता है, प्रोकैरियोटिक सेल में एक स्ट्रक्चर होती है जिसे हम बोलते हैं न्यूक्लियोइड। इस न्यूक्लियोइड के अंदर डीएनए जो है वो प्रेजेंट होता है, विच इज नॉट सराउंडेड बाय द मेम्ब्रेन। ठीक है, आई रिपीट, प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियोइड होता है, न्यूक्लियोइड के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है वो प्रेजेंट होता है और ये मेम्ब्रेन के थ्रू सराउंडेड नहीं होता है। जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं उनमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स नहीं होते। जो माइटोकॉन्ड्रिया है, ईआर है, गोल्जी बॉडी है, क्लोरोप्लास्ट है, इन ये क्या है, साइटोप्लाज्म के अंदर, ये मान लीजिए सेल है, ये साइटोप्लाज्म है, इसमें ऐसे ही पड़े रहते हैं, दे आर नॉट मेम्ब्रेन बाउंड।
जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है वो कैसी होती है, साइज में छोटी होती है एज कंपेयर टू यूकैरियोटिक सेल। तो जो प्रोकैरियोटिक सेल की रेंज होती है वो कैसी होती है, 0.1 to 5 माइक्रोमीटर। मतलब बेसिकली ये क्या होती है, यूकैरियोटिक सेल के कंपैरिजन में छोटी होती है। प्रोकैरियोटिक सेल्स जो होती हैं उनमें सेल वॉल कैसी होती है, रिजिड होती है। ठीक है, ये क्या करती है कि स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करती है। प्लाज्मिड जो होता है वो सबसे छोटी सेल होती है। प्रोकैरियोटिक सेल्स कैसी होती हैं, छोटी होती हैं, जिनका डीएनए कैसा होता है, सर्कुलर होता है, उसे ही हम प्लाज्मिड कहते हैं। ये होता है प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में एक ब्रीफिंग। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, केंद्र की झिल्ली की अनुपस्थिति जो है, दिस इज द मेन फीचर टू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्रोकैरियोटिक सेल एंड द यूकैरियोटिक सेल। सो द ऑप्शन 2 इज करेक्ट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड। अब यहाँ पे पूछा है कि कौन सा पेयर जो है वो करेक्टली मैच होता है। ओके, आपसे अगर प्रोकैरियोटिक सेल का कोई एग्जांपल पूछे तो उसमें क्या होता है, आर्किया और बैक्टीरिया। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा मेल जो है वो सही है। एस्ट्रोजन मेल हार्मोन, एस्ट्रोजन कैसा होता है आपका, फीमेल हार्मोन होता है, ना कि मेल हार्मोन। तो ये कहाँ क्या आ जाएगा, फीमेल हार्मोन। ठीक है, एस्ट्रोजन जो होता है ना, दिस इज कॉल्ड योर फीमेल सेक्स हार्मोन। ठीक है, ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जो फीमेल के अंदर रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसके रेगुलेशन के लिए ये ज़रूरी होता है। नेक्स्ट इज योर इंसुलिन। जो इंसुलिन होता है ये पेनक्रियास जो है, हमारा जो पेनक्रियाज होता है वहाँ से सिक्रीट होता है, और पेनक्रियाज में भी जो बीटा सेल्स होती हैं वो इसको सिक्रीट करती हैं। इसका काम इंसुलेशन को प्रोवाइड करना नहीं होता है, बल्कि ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है उसको मेंटेन करना होता है। ठीक है, इंसुलिन क्या करता है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देगा। जो ईव्स पेयर होती है ये, इसे ही हम क्या बोलते हैं, एडम्स एप्पल। इसे क्या बोला जाता है, एडम्स एप्पल। ये बेसिकली जो ह्यूमन नेक होती है उसका मेन फीचर होता है, और ज़्यादा प्रोमिनेंट किस में होती है, ये मेल की नेक में। ठीक है, ना कि गर्ल्स की नेक में। तो एस्ट्रोजन क्या है, फीमेल हार्मोन है। एड्रीनलिन क्या है आपका, स्ट्रेस रिलीवर है, बिल्कुल सही है। इंसुलिन जो है वो इंसुलेशन प्रोवाइड नहीं करता है। इंसुलिन का मेन काम होता है जो ग्लूकोज होता है उसको किस में कन्वर्ट करना, ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करना। जो बीटा सेल्स होती हैं पेनक्रियास की वो इसको सिक्रीट करती हैं। ईव्स पेयर जो होता है वो लड़कों की गर्दन में प्रेजेंट होता है। ठीक है, सो आई जस्ट होप कि यहाँ पे आपको अच्छे से समझ में आया है। अब हम देखें एड्रीनलिन क्या होता है। एड्रीनलिन जो होता है ना वो एड्रीनल ग्लैंड के थ्रू सिक्रीट होता है। एड्रीनलिन हार्मोन क्या होता है, एड्रीनल ग्लैंड के थ्रू सिक्रीट होता है। ठीक है, इसका मेन काम होता है स्ट्रेस और एक्साइटमेंट जो है उसको कंट्रोल करके रखना। इसको हम 3F हार्मोन भी बोलते हैं, फियर, फाइट एंड फ्लाई। जब भी हम मान लीजिए किसी भी सिचुएशन में डरते हैं तो एड्रीनलिन हार्मोन जो है वो क्या करता है, बॉडी में ज़्यादा अमाउंट में सिक्रीट होना स्टार्ट कर देगा। एकदम से हमारी हार्ट रेट बढ़ेगी, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, बॉडी के अंदर एकदम से अजीब सा होने लगता है। तो जो एड्रीनलिन होता है वो क्या करता है, हमारी स्ट्रेस सिचुएशन में बहुत क्विकली रिएक्ट करता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको अच्छे से समझ में आया। एड्रीनलिन जो होता है वो स्ट्रेस रिलीवर होता है। एस्ट्रोजन इज योर फीमेल हार्मोन जो कि सेक्स हार्मोन होता है, और ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसके रेगुलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इंसुलिन जो है वो आपका ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है, जिससे कि ब्लड ग्लूकोज जो है वो मेंटेन रहती है। पेनक्रियास की जो बीटा सेल्स होती हैं वो इसको सिक्रीट करती हैं। ईव्स पेयर जो होता है इसे हम एडम एप्पल कहते हैं। ये ह्यूमन नेक का फीचर होता है, और बेसिकली मेल जो है उनके अंदर ये ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट इज विच वन, तो यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द रोलिंग, स्टैटिक एंड स्लाइडिंग फ्रिक्शन। ये क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, कई बार इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछता है और कई बार डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछता है। तो रोलिंग फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन और स्लाइडिंग फ्रिक्शन में हमको इंक्रीजिंग ऑर्डर बताना है। फ्रिक्शन फोर्स होता क्या है, फ्रिक्शन फोर्स होता है जो दो सरफेस के बीच में लगता है। ये चीज़ याद रखिएगा, ये हमेशा कैसा होता है, कॉन्टैक्ट फोर्स होता है। दिस इज ऑलवेज ए कॉन्टैक्ट फोर्स। ये बॉडी को जब आप किसी सरफेस पर रखते हो, आपने कोई भी ऑब्जेक्ट किसी भी सरफेस पर रखा तो उसको क्या करता है, मूव करने से रेजिस्ट करेगा। फ्रिक्शन फोर्स क्या करता है, उसको मूव करने से रेजिस्ट करेगा। सो बेसिकली जो फ्रिक्शन फोर्स होता है इसको हम रेजिस्टिव फोर्स बोलते हैं। जब भी दो कोई सरफेस एक दूसरे के कांटेक्ट में आती हैं
तब ये प्रॉपर तरीके से एक्ट करता है। ठीक है, स्टैटिक फ्रिक्शन जो होता है और एक होता है आपका काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, स्टैटिक फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन। हमको क्या करना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में बताना है कि कौन सा करेक्ट सीक्वेंस होगा। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर है सबसे पहले रोलिंग, फिर होता है आपका स्लाइडिंग और फिर होता है स्टैटिक। सो द ऑप्शन 2 इज करेक्ट। सबसे कम फ्रिक्शन किस में होता है, रोलिंग में। जब आप किसी भी चीज को रोल करके लेके जाते हो तो उसमें सबसे कम फ्रिक्शन फोर्स लगता है। स्लाइडिंग होता है जब हम किसी भी चीज को स्लाइड करके लेके जाते हैं तो उसमें एरिया जो होता है, एरिया ऑफ कांटेक्ट कम होता जाता है। रोलिंग में सबसे कम होता है, फिर स्लाइडिंग में कम होता है और स्टैटिक में सबसे ज्यादा फ्रिक्शन फोर्स लगता है। ठीक है, ये सबसे ज्यादा मोशन जो है उसको क्या करता है, रेजिस्ट करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 विल बी द करेक्ट। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए फॉसिल फ्यूल। अब यहाँ पे आपसे पूछा है कि इनमें से कौन सा जो है वो फॉसिल फ्यूल होता है। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, लिक्विड हाइड्रोजन, पॉलीथीन टेट्राथलेट, लो डेंसिटी प्रोपेन। एक चीज याद रखिएगा, जब भी फॉसिल फ्यूल की बात करेंगे ना आपसे तो उसमें क्या प्रेजेंट होना चाहिए, मीथेन प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है, तो फॉसिल फ्यूल हमेशा किसका बनता है, मीथेन का। और मीथेन किस में होती है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस में। तो यहाँ सीएनजी जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सीएनजी किससे मिलती है, नेचुरल गैस से मिलती है। जो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं जब वो धरती के नीचे दब जाते हैं उससे ही इसका प्रोडक्शन होता है। जो फॉसिल फ्यूल होता है वो कैसा होता है, नॉन रिन्यूएबल होता है, हम इनको दोबारा ऑब्टेन नहीं कर सकते। ठीक है, सीएनजी जो होती है, आपने कई बार देखा होगा कि पेट्रोल डीजल के कंपैरिजन में सीएनजी को क्लीनर माना जाता है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, पॉल्यूटेंट्स नहीं होते, इसीलिए डीजल और पेट्रोल के कंपैरिजन में सीएनजी महंगा भी पड़ता है और ये ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है उसको कॉज नहीं करता। तो सीएनजी बेसिकली कहाँ यूज होता है, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह में, इंडस्ट्री वगैरह में। तो यहाँ फॉसिल फ्यूल क्या होगा, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। लिक्विड हाइड्रोजन जो होती है ना, लिक्विड हाइड्रोजन फॉसिल फ्यूल नहीं होता है। ये कैसा होता है, क्लीन फ्यूल होता है जिसको हम कहाँ यूज करते हैं, स्पेस में। ठीक है, लिक्विड हाइड्रोजन इज यूजुअली यूज इन स्पेस। जो पॉलीथीन टेट्राथलेट होता है ये प्लास्टिक होता है जिसको पैकेजिंग में यूज में लिया जाता है। किस में यूज में लेते हैं, पैकेजिंग में। लेकिन ये जो फॉसिल फ्यूल है वो नहीं होता। एक चीज याद रखिएगा, जो पेट होता है ये क्या है आपका, पेट्रोलियम होता है। इसको हम किस में यूज करते हैं, पेट्रोलियम जो है वहां से इसको डिराइव किया जाता है। सीएनजी पेट्रोलियम प्रोडक्ट नहीं होता है। एलपीजी जो है दिस इज योर पेट्रोलियम प्रोडक्ट। लो डेंसिटी प्रोपेन जो होता है ये भी एक फॉसिल फ्यूल है, लेकिन इसको हीटिंग में, कुकिंग में और कुछ सर्टेन व्हीकल्स हैं जहां पे यूज इसको किया जाता है। कहाँ यूज होता है ये, हीटिंग में, कुकिंग में और सर्टेन व्हीकल्स में। तो यहाँ पे क्या होगा करेक्ट आंसर, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ठीक है, फॉसिल फ्यूल कौन सा होता है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, जिसके अंदर मीथेन प्रेजेंट होगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट मायोपिया इज इनकरेक्ट। मायोपिया हिंदी में होता है निकट दृष्टि दोष। ठीक है, मायोपिया इज योर निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष का मतलब होता है जहां पास का ऑब्जेक्ट जो है वो बिल्कुल साफ दिखाई देता है, लेकिन जो दूर के ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो हमको ब्लर दिखाई देते हैं। तो यहाँ क्या बताना है, इनकरेक्ट बताना है। ए मायोपिक पर्सन वियर्स स्पेक्टिकल्स हैविंग कॉन्केव लेंस। मायोपिया इज कॉज्ड ड्यू टू द एलोंगेशन ऑफ आई बॉल। ए मायोपिक पर्सन कैन नॉट सी नियर बाई ऑब्जेक्ट्स क्लियरली। ये यहाँ पे क्या है, गलत है कि मायोपिया से पीड़ित व्यक्ति निकट की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता, जबकि मायोपिया में क्या होता है, पास के ऑब्जेक्ट्स को ही बहुत क्लियर फॉर्म में देखा जाता है। द फार पॉइंट ऑफ मायोपिक आई कम्स क्लोजर। मायोपिया से पीड़ित आंख का जो दूरस्थ बिंदु होता है वो पास में आ जाता है। ये बिल्कुल सही है, ये सही है और ये सही है। ये तीनों पॉइंट क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। जो ह्यूमन आई होती है वो एक ऑर्गन होता है जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। अब ये कॉन्वेक्स लेंस का भी बनता है। ठीक है, तो जो ह्यूमन आई होती है उसमें जो भी इमेज फॉर्म होती है ना, वो याद रखिएगा हमेशा किस पे बनती है, रेटिना पे। ठीक है, ह्यूमन आई में जो भी इमेज बनती है वो कहाँ बनती है, रेटिना पे। और एक चीज याद रखिएगा, जो ह्यूमन आई होती है वो 25 सेंटीमीटर तक जो है उस ऑब्जेक्ट को इजीली देख सकती है। तो मायोपिया जो है उसमें क्या होता है, पास का तो दिखाई देता है लेकिन दूर का ऑब्जेक्ट जो है वो दिखाई नहीं देता। ठीक है, मायोपिया में क्या होता है, जो आईबॉल होती है, नॉर्मल आईबॉल जो होती है वो धीरे धीरे बड़ी होने लग जाती है
और उस कंडीशन में क्या होता है, जो लाइट रेज होती हैं वो रेटिना पे इमेज ना बन के रेटिना से दूर बनना स्टार्ट हो जाती हैं। ठीक है, इसको हम सही कैसे करते हैं, कॉनकेव लेंस से। ठीक है, मायोपिया में क्या होता है, मायोपिया जो होता है उसमें आई बॉल जो है वो नॉर्मल की बजाय धीरे धीरे बड़ी होने लग जाती है, और उस कंडीशन में इस सिचुएशन को प्रिवेंट करने के लिए हम कॉनकेव लेंस जो है उसको यूज करते हैं। ये होता है मायोपिया। इसी का ही जस्ट अपोजिट होता है हाइपरमेट्रोपिया। जो हाइपरमेट्रोपिया होता है उसमें दूर का जो ऑब्जेक्ट है वो तो बिल्कुल साफ दिखाई देता है, लेकिन पास का ऑब्जेक्ट क्लियरली नहीं दिखाई देता। इसमें क्या यूज होता है, कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, एक होता है प्रेस बायोपिया। इसमें दूर का और पास का दोनों ही ऑब्जेक्ट जो है वो क्लियरली विजिबल नहीं होते। जो ओल्ड एज लोग होते हैं उनको ये सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, और इसमें बाईफोकल लेंस जो है उसको यूज किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट होता है आपका प्रेस बायोपिया। जो प्रेस बायोपिया होता है उसमें हम क्या करते हैं, जो आई होती है वो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस जो होती हैं उनके अंदर कुछ प्रॉब्लम होती है, जिसकी वजह से हम जिसे हम एस्टिग्मेटिज्म भी बोलते हैं, और इसमें सिलेंड्रिकल लेंस जो है उनको यूज किया जाता है। तो मायोपिया में क्या होगा, कॉनकेव लेंस यूज होता है, बिल्कुल सही बात है। मायोपिक पर्सन कॉनकेव लेंस यूज करेगा, हाइपरमेट्रोपिक पर्सन कॉन्वेक्स लेंस यूज करेगा। मायोपिया जो होता है आई बॉल का इलोंगेशन हो जाता है, नॉर्मल से वो बड़ी हो जाती है। फार पॉइंट जो होता है वो आई के बहुत पास आ जाता है। ठीक है, वो रेटिना पे ना बन के उससे पहले ही इमेज फॉर्म हो जाती है। मायोपिक पर्सन कैन नॉट सी नियर बाई ऑब्जेक्ट्स क्लियरली, ये गलत है, क्योंकि मायोपिक जो पर्सन होता है उसको पास के ऑब्जेक्ट्स बहुत क्लियरली दिखाई देते हैं, दूर के ऑब्जेक्ट्स देखने में उसको दिक्कत आती है। हाइपरमेट्रोपिया में कॉन्वेक्स लेंस यूज होता है, दूर के ऑब्जेक्ट उसको क्लियर दिखाई देते हैं लेकिन पास के ऑब्जेक्ट वो नहीं देख सकता। प्रेस बायोपिया में बाइफोकल लेंस यूज होता है, ना तो पास का अच्छे से दिखता है ना दूर का अच्छे से दिखता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि एस्टिग्मेटिज्म क्या होता है, इसमें क्या होता है जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन होती है वो क्लियरली दिखाई नहीं देती। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर 3 इज इनकरेक्ट। नेक्स्ट इज वॉशिंग द राइस मैनी टाइम्स यूजिंग ए लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर बिफोर कुकिंग लीड्स टू। पकाने से पहले चावल को कई लोग बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी से धोते हैं, तो उसमें विटामिन ई खत्म हो जाता है, विटामिन बी, लॉस ऑफ वाटर सॉल्यूबल कार्बोहाइड्रेट, लॉस ऑफ सरफेस प्रोटीन। पहली बात तो चावल में प्रोटीन नहीं होता, कार्बोहाइड्रेट होता है। ऐसा नहीं है कि उसमें जल विले कार्बोहाइड्रेट्स खत्म हो जाते हैं, बल्कि उसके अंदर जो विटामिन बी प्रेजेंट होता है वो क्या है, धीरे धीरे खत्म होने लग जाता है। क्योंकि फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जो होते हैं उनको कभी भी काट के नहीं धोना चाहिए। जो लोग उनको काट के धोते हैं ना, उस कंडीशन में क्या होता है, उनके अंदर जो भी विटामिन्स होते हैं वो धीरे धीरे खत्म होने लग जाते हैं। ठीक है, जब राइस को आप बार बार धोगे तो विटामिन B1 जो है वो उसमें धीरे धीरे खत्म होने लग जाता है। B1 का पूरा नाम होता है साइंटिफिक थियामिन। ठीक है, तो यहाँ पे राइस जो है उसमें क्या होता है, आपका विटामिन B1 डिग्रेड होने लगता है। कई बार सब्जियों से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, सब्जियां जो होती हैं उनमें क्या होता है, विटामिन C। तो कई लोग काट के जो सब्जियां धोते हैं उनमें विटामिन C धीरे धीरे खत्म होने लग जाता है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। नेक्स्ट है अ मैरी गो राउंड इज मूविंग एट ए नॉन वेराइंग स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। इट एम्प्लाइज दैट, जो चक्र दोला मैरी गो राउंड है 10 मीटर पर सेकेंड की अपरिवर्ती गति से घूमता है, यानी कि नॉन वेराइंग स्पीड पे वो घूम रहा है। इसका मतलब क्या है, इट्स मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, इट्स मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, इट इज मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड। द एक्चुअल डिस्टेंस कवर्ड बाय स्विंग विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर इज 10 मीटर। एक समान वेग से घूम रहा है, एक समान त्वरण से घूम रहा है, एक समान गति से घूम रहा है, एक दूसरे के सापेक्ष स्विंग के द्वारा तय की गई वास्तविक दूरी 10 मीटर है। अब यहाँ पे एक चीज याद रखिएगा, जो मैरी गो राउंड होता है, ठीक है, ये आपको पता है बच्चों का वो गोल गोल घूमने वाला चक्रा होता है। ये कैसे होता है, इस तरीके से गोल गोल होता है। एक बार इस डायरेक्शन में जाएगा, एक बार इस डायरेक्शन में जाएगा, एक बार इस डायरेक्शन में जाएगा और एक बार इस डायरेक्शन में जाएगा। तो बेसिकली इसमें क्या होता है, डायरेक्शन जो होता है वो बार बार चेंज होगा। तो डायरेक्शन तो इसमें चेंज होता है, लेकिन जो स्पीड होती है ना वो क्या रहती है, इसमें कांस्टेंट रहती है। ठीक है, वेलोसिटी जो है वो क्या होगी, इसमें बार बार चेंज होती है, वेरी करती है। ठीक है, अब ये क्या है, एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में मूव करेगा।
कैसे मूव करेगा? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मतलब एक समान सर्कुलर मतलब गोल मूव करेगा, ठीक है। अब जब वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जाएगा तो इसमें जो वेलोसिटी होती है ना वो कैसी हो जाएगी? यहाँ पे कांस्टेंट। यहाँ वेलोसिटी कैसी हो जाएगी? कांस्टेंट हो जाएगी। मतलब वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो कैसा हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। लेकिन जो डायरेक्शन है वो बार बार क्या है? यहाँ पे चेंज होगा। एक बार यहाँ जाएगा मैरीगो, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ। तो डायरेक्शन जो है वो तो बार बार वेलोसिटी का चेंज हो रहा है, लेकिन वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो यहाँ क्या है? कांस्टेंट रहता है। ध्यान से समझिएगा, बच्चा जब मैरी गो राउंड में घूमता है तो वो एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है। कैसा होता है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इसमें वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो तो सेम रहेगा, लेकिन जो डायरेक्शन है वेलोसिटी का वो हर पॉइंट पे क्या है? चेंज होगा, ठीक है। अब जो वेलोसिटी में ये चेंज हो रहा है, ठीक है, चाहे वो मैग्नीट्यूड में हो चाहे वो डायरेक्शन में हो, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या है कि जो इसका एक्सेलरेशन है वो कैसा रहेगा? यूनिफॉर्म रहेगा। तो मैरी गो राउंड में जब भी बच्चा सर्कुलर मोशन में घूमेगा तो उसका एक कांस्टेंट मैग्नीट्यूड होता है, लेकिन डायरेक्शन बार बार चेंज होता है। और जब वेलोसिटी चेंज होगी तो या तो वो डायरेक्शन में चेंज की वजह से होगी या फिर मैग्नीट्यूड में चेंज की वजह से होती है। तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट है लेकिन डायरेक्शन बार बार क्या है? चेंज हो रहा है। और जब वेलोसिटी चेंज होगी डायरेक्शन की वजह से तो जो एक्सीलरेशन है वो कैसा हो जाएगा? यहाँ पे हल्का सा चेंज होगा। इसलिए जो बच्चा है वो कांस्टेंट स्पीड के साथ वेलोसिटी में चेंज के साथ घूमता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? ही इज मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। वो एक समान त्वरण से घूम रहा है, ठीक है। वापस देख लीजिएगा, जो मैरी गो राउंड होता है इसकी स्पीड कैसी है? नॉन वेराइंग स्पीड है। कैसी है? 10 मीटर पर सेकेंड। बच्चा जब मैरी गो राउंड में घूमेगा तो वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, सर्कुलर तरीके से गोल ही तो होता है। तो इसमें क्या है? डायरेक्शन बार बार चेंज होगा। और जब वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज होगा तो चाहे या तो मैग्नीट्यूड चेंज हो चाहे डायरेक्शन चेंज हो, वेलोसिटी जो है वो चेंज हो जाएगी, ठीक है। और जैसे ही वेलोसिटी में चेंज आएगा, चाहे वो मैग्नीट्यूड की वजह से आए चाहे वो डायरेक्शन की वजह से आए, एक्सीलरेशन चेंज होगी। और एक्सीलरेशन जो है वो यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन के साथ ही बच्चा यहाँ पे मूव कर रहा है, ठीक है। बॉडी क्या है? कांस्टेंट मूव कर रही है, ठीक है। वेलोसिटी के साथ वो चेंज हो रही है, तो इसलिए यहाँ पे एक्सीलरेशन जो है वो भी यहाँ पे एक यूनिफॉर्म मोशन में मूव कर रहा है। मैरी गो राउंड में स्पीड कांस्टेंट, सर्कुलर मोशन, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, ये बहुत सारी चीजें हैं जो आती हैं। स्पीड इसकी क्या है? कांस्टेंट है। क्यों? क्योंकि स्पीड क्या है? 10 मीटर पर सेकेंड और वो नॉन वेराइंग है, वेरी नहीं कर रही है। मतलब वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। बस वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है वो इसमें चेंज होगा। तो ऑब्जेक्ट क्या है? एक यूनिफॉर्म रेट पे मूव कर रहा है। सर्कुलर मोशन में है क्योंकि मैरी गो राउंड गोल होता है, तो मोशन कैसा हो जाएगा? सर्कुलर। जो स्पीड है, मैग्नीट्यूड, वो कांस्टेंट है, लेकिन डायरेक्शन बार बार कंटिन्यूअसली चेंज होगा, इसलिए वेलोसिटी इसमें बदलेगी, लेकिन स्पीड कांस्टेंट रहेगी। क्यों? क्योंकि स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड ही है। फिर इसमें थर्ड चीज अप्लाई होती है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। जो कांस्टेंट स्पीड होती है उसमें मैरी गो राउंड जो है वो क्या करता है? हम दो फोर्स पढ़ते हैं, सेंट्रीफ्यूगल और सेंट्रीपिटल। तो यहाँ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की वजह से क्या होगा? ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में मूव करेगा, ठीक है। जैसे जैसे वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज होगा, मैरी गो राउंड एक सर्कल में मूव करेगा। वेलोसिटी क्या होती है? एक वेक्टर होता है, यानी कि एक सदिश राशि होती है। तो ऑब्जेक्ट जो है वो एक्सीलरेट करेगा सर्कल के सेंटर की तरफ, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलॉयज कंटेन नॉन मेटल एज वन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट्स। अब यहाँ पे पूछा है कि इनमें से कौन सा अलॉय जो है वो कौन सी मतलब मिश्र धातु जो है वो एक संगठक के रूप में कैसी होती है? अधातु होती है। अलॉय जो होता है ना वो होमोजीनस मिक्सचर होता है, ठीक है। क्यों होमोजीनस मिक्सचर क्यों होता है? इसका जो कंपोजिशन होता है वो बिल्कुल सेम होता है। तो अलॉय जो है उसमें दो या दो से ज़्यादा मेटल होती हैं, लेकिन दोनों का जो फॉर्मेशन होता है वो कैसा होता है? यूनिफॉर्म होगा। तो यहाँ पे स्टील जो है वो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगर ब्रास की बात करेंगे हम, तो ब्रास जो होता है वो किसका बनता है? कॉपर प्लस जिंक। अगर हम ब्रॉन्ज की बात करें तो ब्रॉन्ज कैसे बनता है? कॉपर प्लस टिन,
ये इसका बनता है, ठीक है। अमलगम जो होता है इसको भी देखेंगे अभी, लेकिन जो स्टील होता है, स्टील में क्या होता है आपका आयरन प्लस कार्बन, ठीक है। गन मेटल होती है जो कॉपर, टिन और जिंक की बनती है। अब अगर हम अमलगम की बात करें तो अमलगम जो होता है ना, ये क्या होता है, मरकरी जो होती है उसके साथ जब दूसरी मेटल मिक्स होती है तो उसका ये मिक्सचर होता है। कई बार जो दांत की फिलिंग होती है उसमें हम अमलगम को यूज करते हैं, क्यों, इसमें सिल्वर भी होता है, मरकरी भी होती है। तो अमलगम का क्या होता है, मरकरी प्लस सिल्वर, ठीक है। स्टील जो होता है दैट इज आयरन प्लस कार्बन। आयरन क्या होती है, आयरन इसमें क्या हो जाएगा, मेटल, और जो कार्बन होता है वो इसमें क्या हो जाएगा, नॉन मेटल, ठीक है। सो स्टील विल बी द मिश्र धातु, जो कि एक संगठक के रूप में कैसी होती है, अधातु। ये सारी क्या है, धातु होती हैं। सो द ऑप्शन 2 इज करेक्ट। वापस देख लीजिएगा, ब्रॉन्ज जो होता है वो कॉपर और टिन का बनता है, ब्रास कॉपर और जिंक का बनता है, जो स्टील होता है वो आयरन और कार्बन का बनता है। आयरन क्या होता है, मेटल होती है, कार्बन क्या होता है, नॉन मेटल होता है। अगर अमलगम की बात करें तो अमलगम जो होता है उसमें मरकरी होती है और सिल्वर होता है, जो टूथ फिलिंग के काम आता है। When the white light passes through a prism, the color which bends the least is, जिसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होगी, यानी कि जिसका लैम्बडा सबसे ज़्यादा होगा वो सबसे कम बेंड होता है, और जिसका लैम्बडा सबसे कम होगा वो सबसे ज़्यादा बेंड होगा। अगर हम फॉर्मूला देखें, ये क्या है, वाइट प्रिज्म है, आपने यहाँ से लाइट को क्रॉस करवाया तो ये अपने 7 कलर जो हैं उनमें डिवाइड हो जाती है, एंड द कलर कॉम्बिनेशन इज लाइक विबग्योर, ठीक है। रेड जो है उसकी वेवलेंथ क्या है, सबसे ज़्यादा होती है, हाईएस्ट वेवलेंथ होती है रेड की, और जो वॉयलेट होता है इसकी सबसे लीस्ट वेवलेंथ होती है, ठीक है। लेकिन वॉयलेट की जो एब्जॉर्वेशन पावर होती है वो सबसे हाई होती है, और रेड की जो ऑब्जर्वेशन पावर होती है वो सबसे कम होती है, एब्जॉर्बेशन पावर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, अब आपसे पूछा है बेंड्स द लीस्ट, सो सबसे लीस्ट जो बेंड होगा वो क्या होगा, रेड कलर। क्यों, क्योंकि इसकी वेवलेंथ जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, और सबसे ज़्यादा अगर बेंड कोई होता है तो वो क्या है, वॉयलेट कलर। जब हम किसी बीम ऑफ लाइट को पास कराते हैं प्रिज्म में से तो वो अपने 7 कलर्स में डिस्पर्स होता है, दिस इज कॉल्ड डिस्पर्जन ऑफ लाइट, ठीक है। ये एक विजिबल स्पेक्ट्रम होता है। जो डिस्पर्जन ऑफ वाइट लाइट होती है वो विबग्योर में हमें मिलती है। हर कलर की वेवलेंथ जो है वो यहाँ पे अलग अलग होती है, ठीक है। लाइट बेंड कब होगी, जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, ठीक है। लाइट यहाँ पे कैसे ट्रेवल कर रही है, एयर से प्रिज्म में आ रही है। लाइट क्या है, एयर से कहाँ आ रही है, प्रिज्म में आ रही है। रेड जो है वो सबसे लीस्ट बेंड होगा, क्यों, क्योंकि यह इसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है। वॉयलेट जो है वो सबसे ज़्यादा बेंड होता है, क्योंकि इसकी जो वेवलेंथ होती है वो सबसे कम होती है। सो आई जस्ट होप कि आपको यहाँ पे समझ में आया। नेक्स्ट इज अ स्टूडेंट एग्जिबिट द फॉलोइंग 3 ट्रेट्स ABC अकॉर्डिंग टू 3 डोमेन्स ऑफ पर्सनैलिटी। एक विद्यार्थी निम्नलिखित 3 गुण ABC प्रदर्शित करता है व्यक्तित्व के 3 क्षेत्रों के अनुसार। ए जो है डजंट वेस्ट द वाटर वाइल यूजिंग इट, बी टेल्स द chemical formula of water velocity, C is accurately measure the volume of a sample of water। अब ये थोड़ा सा दिमाग आप लगाइए और देखिए, पानी का उपयोग करते हुए इसे बर्बाद नहीं करता है। जब ये क्या है, उसका एक भाव है, मतलब उसका एक ये अफेक्टिव डोमेन है, जहाँ पे उसको ये पता है कि इमोशन जो बोलते हैं ना हम, जहाँ पे एटीट्यूड आता है, चीज़ों को देखने का एक नज़रिया जो होता है वो बच्चे के अंदर आता है, मोरल वैल्यूज़ आती हैं। तो यहाँ पे क्या है, बच्चे को ये नॉलेज है कि पानी को वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि वो क्या है, एक फ्यूचर स्टोरेज है। तो यहाँ पहला क्या हो जाएगा, भावात्मक। पानी का रासायनिक सूत्र सही बता रहा है, मतलब वो क्या कर रहा है, H2O बता रहा है। वो क्या है, कॉग्निटिव नॉलेज, जहाँ पे बच्चा अपनी मेंटल स्किल और नॉलेज को यूज़ करता है। पानी के नमूने का आयतन सही नाप रहा है, मतलब यहाँ क्या है, साइकोमोटर एक्टिविटी। इसमें क्या है, बच्चा फिजिकल एक्टिविटी को परफॉर्म करता है। तो ये क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि हम इसमें टाइम खींचें, पानी का उपयोग करते हुए उसे बर्बाद नहीं करता, वो उसका एक अफेक्टिव डोमेन है। रासायनिक सूत्र बता रहा है, मतलब उसने ज्ञान को यूज़ किया है। पानी के नमूने का आयतन सही बता रहा है, दैट्स अ साइकोमोटर एक्टिविटी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा।
नेक्स्ट इस प्रकृति में जो धात्विक ऑक्साइड होते हैं, ये क्वेश्चन बहुत बार सीटेट ने पूछा है, याद रखिएगा। मेटेलिक ऑक्साइड्स आर ऑलवेज बेसिक इन नेचर। जो मेटेलिक ऑक्साइड्स होते हैं वो कैसे होते हैं? दे आर ऑलवेज बेसिक इन नेचर। और अगर नॉन मेटल ऑक्साइड पूछेगा तो नॉन मेटल ऑक्साइड्स जो होते हैं दे आर एसिडिक इन नेचर। ठीक है, अब समझ में आया? मेटल ऑक्साइड बेसिक होते हैं, क्यों? क्योंकि ये डाइल्यूट एसिड जो है, जब भी जो मेटल ऑक्साइड्स होते हैं ये किसके साथ, ये मान लीजिए आपका क्या है मेटल ऑक्साइड, इसने किसके साथ रिएक्ट किया? इट रिएक्ट्स विद डाइल्यूट एसिड, तो ये क्या बना देता है? वाटर प्लस सॉल्ट। ठीक है, जो मेटल ऑक्साइड होते हैं वो वाटर में डिसॉल्व होते हैं और क्या बना देते हैं? मेटल हाइड्रोक्साइड। मेटल ऑक्साइड जब वाटर में डिसॉल्व होते हैं तो क्या बनाते हैं? मेटल हाइड्रोक्साइड। मेटल ऑक्साइड जब डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं? वाटर और सॉल्ट। ये क्या है? डाइल्यूट एसिड। तो क्या बनाएंगे? वाटर और सॉल्ट। और जब वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएंगे? हाइड्रोक्साइड्स। ठीक है, और नॉन मेटल ऑक्साइड जो होते हैं दे आर ऑलवेज एसिडिक इन नेचर। तो यहाँ क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट अप्रोप्रिएट विद रेफरेंस टू साइंस एंड टेक्नोलॉजी? विज्ञान और तकनीकी के संदर्भ में कौन सा सबसे ज़्यादा उपयुक्त है? विज्ञान वैज्ञानिक पद्धति का अनुगमन करता है जबकि तकनीक ऐसा नहीं करती। साइंस फॉलोज साइंटिफिक मेथड वाइल टेक्नोलॉजी डजंट। साइंस इज मोर क्रिएटिव देन टेक्नोलॉजी। साइंस इज ओपन माइंडेड वाइल टेक्नोलॉजी इज गोल ओरिएंटेड। साइंस वॉज प्रेजेंट इन एंशियंट टाइम्स वाइल टेक्नोलॉजी वॉज नॉट। यहाँ पे इसका बहुत सिंपल आंसर है कि साइंस जो होती है वो कैसी होती है? हमेशा ओपन एंडेड होती है, जबकि टेक्नोलॉजी कैसी होती है? गोल ओरिएंटेड होती है। ठीक है, साइंस तब से है जब से ये यूनिवर्स बना था। तो साइंटिफिक नॉलेज जो होती है वो ऐसा नहीं है कभी भी ख़त्म हो जाती है, ये डायनेमिक होती है और बाय द टाइम ये हमेशा चेंज होती रहती है, कभी भी ख़त्म नहीं होगी। और जो टेक्नोलॉजी होती है वो साइंटिफिक नॉलेज को यूज़ करके जब आप किसी चीज़ को बनाते हो तो वो क्या होता है? आपका टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी में मेथड्स आते हैं, डिवाइस आती हैं, तो हम साइंटिफिक नॉलेज को यूज़ करके उसको प्रैक्टिकल लाइफ में जब इम्प्लाई करते हैं दैट इज़ कॉल्ड टेक्नोलॉजी। तो ऐसा नहीं है कि विज्ञान वैज्ञानिक पद्धति का अनुभव करता है जबकि तकनीकी नहीं करती, क्योंकि तकनीकी जो है उसमें यूज ही क्या होता है? आपका साइंटिफिक नॉलेज। ठीक है, विज्ञान तकनीक की तुलना में ज़्यादा सृजनात्मक है। हम साइंस को ही यूज़ करके टेक्नोलॉजी को क्रिएटिव बनाते हैं। साइंस ओपन एंडेड है जबकि तकनीकी क्या है? गोल ओरिएंटेड है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि साइंस कैसी होती है? इट्स ऑलवेज ओपन टू चेंज। साइंस में हमेशा हम कुछ ना कुछ नया इन्वेस्टिगेट करते रहते हैं, कोई ना कोई टेक्नोलॉजी को घुसाते रहते हैं। इवन अल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी एक बार बोला था कि जो साइंटिस्ट होते हैं, वैज्ञानिक जो इन्वेस्टिगेट करता है, चाहे वो इंजीनियर हो, वो ऐसी चीज़ इन्वेस्टिगेट करेगा जो इससे पहले कभी भी नहीं बनी है। तो विज्ञान कैसी होती है? मुक्त अंत वाली है, जबकि तकनीकी क्या है? लक्ष्य उन्मुखी। नेक्स्ट इज हिस्टोरिकल वैलिडिटी ऑफ साइंस करिकुलम इज नेसेसरी टू। विज्ञान पाठ्यचर्या की जो ऐतिहासिक वैधता है वो क्यों जरूरी है? तो विज्ञान पाठ्यचर्या की जो ऐतिहासिक वैधता होती है विज्ञान को एक सामाजिक उद्योग के रूप में देखने के लिए, टू व्यू साइंस एज ए सोशल एंटरप्राइज, इतिहास की वैज्ञानिक वैधता को प्रतिसंतुलित करने के लिए, काउंटर बैलेंस द साइंटिफिक वैलिडिटी ऑफ हिस्ट्री, अतीत में वैज्ञानिक खोज की तारीख की यथार्थता को सुनिश्चित करने के लिए, एंश्योर द करेक्टनेस ऑफ डेट्स ऑफ साइंटिफिक डिस्कवरीज इन द पास्ट, प्रूव दैट हिस्ट्री एज नेचुरल इन साइंस एज साइंस। यह सिद्ध करने के लिए कि इतिहास अपनी प्रकृति में विज्ञान की तरह प्राकृतिक है। तो यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर होगा ना, दैट इज ऑप्शन नंबर 1। जो साइंस है उसको सामाजिक उद्यम के रूप में देखने के लिए। हिस्टोरिकल वैलिडिटी होती क्या है? हिस्टोरिकल वैलिडिटी जो होती है उसमें हम साइंटिफिक जो नॉलेज है उसका जो भी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड रहा है उसको समझने की इम्पोर्टेंस इसमें रखते हैं। इसमें बेसिकली ये देखा जाता है कि जो साइंटिफिक आइडियाज़ और प्रैक्टिस हैं वो कैसे कैसे बाय द टाइम इवॉल्व हुए हैं और कैसे वो समाज से, हमारे कल्चर से और हिस्ट्री से वो इन्फ्लुएंस हुए हैं। ठीक है, तो हिस्टोरिकल वैलिडिटी में क्या होता है? बच्चों की हेल्प होती है कि जो साइंटिफिक नॉलेज है वो डायनामिक होती है, कभी भी स्टैटिक नहीं होती। हिस्टोरिकल जो वैलिडिटी है उसमें ये समझा जाता है कि कैसे साइंटिफिक डिस्कवरीज जो होती हैं वो हमारे समाज और कल्चर से इन्फ्लुएंस होती हैं। तो यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट इज इंक्वायरी बेस्ड करिकुलम इज बेस्ड ऑन। जो इंक्वायरी बेस्ड करिकुलम होता है वो किस पे बेस्ड होता है?
डिडक्टिव रीजनिंग, इंडक्टिव रीजनिंग, ह्यूरिस्टिक रीजनिंग एंड एनालॉजिकल रीजनिंग। तो यहाँ क्या है, खोज परख तर्कना। क्योंकि जो परिप्रेक्ष्य और जांच पड़ताल होता है, इंक्वायरी बेस्ड क्या होता है, जहाँ पे हम अपने दिमाग को यूज करते हैं। बच्चा अपने खुद के एक्सपीरियंस से चीज़ों को कनेक्ट करता है, क्वेश्चंस पूछता है, डिसीजन बनाता है और एक नए कॉन्सेप्ट का वहाँ पे निर्माण होता है। तो जो ह्यूरिस्टिक अप्रोच है उस पर सबसे ज़्यादा काम किया था आपके आर्मस्ट्रॉन्ग ने, HE आर्मस्ट्रॉन्ग। ठीक है, ये प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को इम्प्रूव करता है। इसमें बच्चे की क्रिटिकल थिंकिंग इम्प्रूव होगी, इमेजिनेटिव थिंकिंग इम्प्रूव होगी, बच्चा तर्क वितर्क करेगा, कॉन्सेप्ट जो है उनको क्लियर तरीके से बच्चा समझता है। डिडक्टिव रीजनिंग जिसमें हम लॉ टू एग्जाम्पल की तरफ मूव करते हैं। इंडक्टिव रीजनिंग जिसमें बच्चे के सामने पहले उदाहरण दिए जाते हैं और फिर बच्चा नियम बनाता है। एनालॉजिकल रीजनिंग जिसमें हम दो थ्योरीज जो हैं उनको एक दूसरे से कंपेयर करके आगे बढ़ते हैं। साइंस करिकुलम शुड एम टू, जो साइंस का करिकुलम है वो किस पे एम होना चाहिए, मतलब उसका मेन पर्पस जो है वो क्या होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम साइंस करिकुलम देखें, इट डेवलप स्टेमिना टू वर्क फॉर लॉन्ग आवर्स, नहीं, कई घंटों तक काम करने की क्षमता विकसित करना। सप्लीमेंट द कंटेंट विद पेडागोजिकल स्ट्रेटेजी टू बी फॉलोड बाय द ऑल द स्कूल्स, वस्तु को शिक्षा शास्त्रीय रणनीति से संपूरित करना जिसे सभी विद्यालयों द्वारा अपनाया जाए। कंपार्टमेंटलाइज सब्जेक्ट्स टू अचीव सोशलाइजेशन, स्पेशलाइजेशन, कल्टिवेट ऑब्जेक्टिविटी, क्रिटिकल थिंकिंग एंड फ्रीडम फ्रॉम फियर एंड प्रेजुडिस, वस्तुनिष्ठता, तार्किक चिंतन, भय और पूर्वाग्रह से मुक्ति को विकसित करना। तो यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर है ऑब्वियसली क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, क्योंकि साइंस करिकुलम जो होता है उसमें हम क्या करते हैं, जो वस्तुनिष्ठता है उसको ध्यान में रखते हैं, बच्चे की जो क्रिटिकल थिंकिंग है उसको प्रमोट करते हैं, बच्चे को डर और जो पूर्वाग्रह है, चाहे वो लैंगिक पूर्वाग्रह हो चाहे कोई भी हो, उससे बच्चे को हम दूर लेके जाते हैं। बच्चा नेचुरल वर्ल्ड में अपनी समझ बनाता है, इसमें बच्चा जो भी ऑब्जर्व करता है वो अनबायस्ड तरीके से ऑब्जर्व करेगा। फैक्ट्स और एविडेंस पे ध्यान दिया जाता है, बच्चे की जो क्रिटिकल थिंकिंग है उसको प्रमोट किया जाता है। बच्चे के लिए आप एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाते हो जहाँ पे बच्चा अपने आप को कंफर्टेबल फील करा सके। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 जो है वो बिल्कुल करेक्ट होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द अमोंग द प्रिंसिपल प्रपोज्ड बाय द NCF 2005 फॉर द डेवलपमेंट ऑफ करिकुलम, पाठ्यचर्या विकसित करने के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत सुझाया गया है। मेकिंग एग्जामिनेशन मोर फ्लेक्सिबल एंड इंटीग्रेटिंग देम विद द क्लासरूम लाइफ, परीक्षाओं को लचीला बनाना और जीवन का जो कक्ष का जीवन है उसके साथ उसको एकीकृत करना। ensuring that the learning takes place in unhurriedly to relieve द स्ट्रेस ऑन स्टूडेंट्स, यह सुनिश्चित करना कि बच्चों के तनाव को दूर करने के लिए सीखना धैर्यपूर्ण तरीके से हो। ensuring द प्री कंक्लूजन ऑफ कंट्रोवर्शियल रेफरेंसेज इन द कंटेंट, विषय वस्तु में विवादास्पद संदर्भ के निवारण को सुनिश्चित करना। अपडेटिंग द लेवल ऑफ लर्निंग टू द इंटरनेशनल लेवल, अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक सीखने के स्तर को अद्यतन करना। यहाँ पे पूछा है कि NCF 2005 जो है उसका मेन जो करिकुलम है उसको डेवलप करने के लिए सबसे अच्छा की पॉइंट यहाँ पे क्या है। तो यहाँ पे क्या है, परीक्षाएं जो हैं उनको क्या करो आप, फ्लेक्सिबल बनाओ और बच्चा जो क्लासरूम में एनवायरनमेंट गेन कर रहा है उसको क्या करो, मीनिंगफुल रखो, मतलब बच्चे की रियल लाइफ जो सिचुएशन है उससे जोड़ के बच्चे को आप पढ़ाइए। ठीक है, तो जो करिकुलम है उसका मेन एम क्या होता है, पढ़ाई को मीनिंगफुल बनाना, बच्चे का होलिस्टिक डेवलपमेंट करना और रिलीवेंट एजुकेशन बच्चे को देना। NCF 2005 CCE जो है उस पर सबसे ज़्यादा फोकस करता है, जिसके अंदर हम बच्चे का होलिस्टिक डेवलपमेंट करते हैं, मतलब संपूर्ण विकास होता है, चाहे कॉग्निटिव हो, चाहे इमोशनल हो, चाहे सोशल हो। इसमें बच्चे का जो स्ट्रेस है और एंजाइटी है उसको कम किया जाता है, क्योंकि ये पूरे साल ऑनगोइंग प्रोसेस होती है एग्जाम्स की, टाइम टू टाइम बच्चे को हम फीडबैक देते हैं। बच्चे को आप सोशल नॉर्म सिखाइए, ग्रुप वर्क दीजिए, कोलैबोरेटिव लर्निंग कराइए, क्लासरूम एक्टिविटीज़ कराइए, जिससे बच्चा एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सके। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी इज, अगर मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि पूछे तो वो कौन सी होती है, लिवर। लिवर जो होती है दिस इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी। ये जिस सेल की बनती है ना उसे हम बोलते हैं हिपेटोसाइट। हर ऑर्गन किसी ना किसी सेल का बनता है, तो लिवर किसका बनता है, हिपेटोसाइट। राइट साइड होती है और जो लिवर की स्टडी होती है उसे हम क्या बोलते हैं, हिपेटोलॉजी। ठीक है, स्टडी ऑफ द लिवर इज हिपेटोलॉजी और जो सेल्स होती हैं उन्हें हम बोलते हैं हिपेटोसाइट। ठीक है,
इसके अंदर विटामिन ए जो होता है ना वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में स्टोर्ड रहता है। क्लियर। अब अगर आपसे पूछें कि जो लिवर है, केमिकल लैब जो है ये इसका एक नाम होता है। जो लिवर है उसको हम क्या बोलते हैं, केमिकल लैब ऑफ द ह्यूमन बॉडी। ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है वो हाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। एड्रिनल ग्लैंड अभी हमने पढ़ी थी जो एड्रिनलिन हार्मोन से सिक्रीट होती है। और जो पेनक्रियाज होता है उससे हम अल्फा सेल्स, बीटा सेल्स और गामा सेल्स होती हैं। बीटा सेल क्या करती है, इंसुलिन सेक्रेट करती है और ये इंसुलिन जो होता है वो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है। पेनक्रियाज जो होता है ना ये एंडोक्राइन प्लस एक्सोक्राइन दोनों ग्लैंड होती है, यानी कि अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी। ठीक है। पेनक्रियाज एक्सोक्राइन क्यों होती है, क्योंकि ये एंजाइम सिक्रीट करती है जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं। और एंडोक्राइन क्यों होती है, क्योंकि इसमें हार्मोन सिक्रीट होते हैं। अगर आपसे एंजाइम पूछें तो ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन सिक्रीट होते हैं। और अगर आपसे हार्मोन्स पूछें तो ये लैंगरहैंस सेल्स जो है वहां से इंसुलिन को सिक्रीट करती है। ठीक है। बीटा सेल्स इंसुलिन और अल्फा सेल्स ग्लूकागोन। अब अगर आपसे पूछा जाए जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करती है, हाइट जो है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। लेकिन यहाँ क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंट इन द एसिड रेन। एसिड रेन में सल्फ्यूरस एसिड होता है, नाइट्रस एसिड होता है, कार्बोनिक एसिड और कार्बोक्सिलिक एसिड। एसिड कैसे होते हैं, सार होते हैं टेस्ट में। इनकी पीएच वैल्यू कैसी होती है, 7 से कम। जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं वो कैसे होते हैं, एसिडिक होते हैं और मेटेलिक ऑक्साइड बेसिक होते हैं। जो सल्फर डाइऑक्साइड होती है SO2 और NO2, नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है, ये मिक्स होके क्या बना देते हैं, सल्फ्यूरस एसिड। तो यहाँ क्या होगा, सल्फ्यूरस एसिड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एसिड रेन। तो एसिड रेन जो होती है वो क्या करती है, पीलापन लाती है। मार्बल जो है उसमें क्या करती है, ब्रेकेज आ जाते हैं, पीलापन है। एसिड रेन इज वेरी हार्मफुल फॉर द एक्वेटिक एनिमल। ठीक है। तो यहाँ क्या होगा, सल्फर डाइऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ये आपस में क्या बनाते हैं, सल्फ्यूरस एसिड। सो द ऑप्शन 1 इज करेक्ट। विच फीचर अडेप्ट पोलर बियर्स टू लिव इन एक्सट्रीमली कोल्ड क्लाइमेट। कौन से फीचर्स होते हैं जिनकी वजह से पोलर बियर जो हैं वो क्लाइमेट में रह पाते हैं, एक्सट्रीम क्लाइमेट जो है उसमें रह पाते हैं। तो यहाँ क्या है, ऑप्शन नंबर 1, वाइट फर, फैट बिलो स्किन, कीन सेंस ऑफ स्मेल। वाइट फर जो होता है उसका मेन काम क्या होता है, पहली बात तो पोलर वियर जो होते हैं ये पोलर रीजन में रहते हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड होती है और उस ठंड को मैनेज करने के लिए इनकी बॉडी पे क्या होता है, वाइट फर होता है। वाइट फर का मेन काम होता है कि जो बर्फ़ है वो भी वाइट होती है, उसमें ये दिखाई नहीं देते। सो बेसिकली इट कॉज कैमोफ्लेज। ठीक है। त्वचा के नीचे जो बसा होती है इसमें क्या है, जब आप इतने पोलर रीजन में रह रहे हो तो वहाँ भयंकर ठंड होती है, तो उसमें आपको प्रोटेक्शन ये प्रोवाइड करते हैं। गंध की तीव्र क्षमता, ये क्या करते हैं, अपने प्रे को इजीली पहचान लेते हैं, जिसकी वजह से ये इजीली उसको कैप्चर कर लेते हैं। तो यहाँ क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। ठीक है। इनकी पतली त्वचा नहीं होती है। ठीक है। आंखें जो हैं इनकी बड़ी होती हैं, शरीर सफ़ेद होता है, कई बार ये स्विमिंग भी बहुत अच्छा करते हैं। पोलर वियर जब गर्मी के दिन आते हैं तो उनमें क्या करते हैं, दे बिकम ए वेरी गुड स्विमर। इनके जो पंजे होते हैं ना वो नुकीले होते हैं, जिसकी वजह से वो बर्फ में क्या करते हैं, एक प्रॉपर ग्रिप जो है उसको बना लेते हैं। ओके गाइस, सो नाउ वी विल बी सॉल्विंग क्वेश्चन नंबर 90। यहाँ पे आपसे पूछा है विद्युतीय फ्यूज की जगह निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। उच्च गलनांक वाले तार का छोटा टुकड़ा, लघु परिपथ विच्छेदक, ISI चिन्ह वाला इलेक्ट्रिक स्विच, रोध सामग्री का एक छोटा टुकड़ा। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन द प्लेस ऑफ एन इलेक्ट्रिक फ्यूज। यहाँ क्या होगा, मिनिएचर सर्किट बोर्ड। घरों में MCB बोर्ड लगता है। जब भी इलेक्ट्रिसिटी की जो सप्लाई होती है एक पर्टिकुलर वोल्टेज से ऊपर जाती है तो उस कंडीशन में क्या होता है, मिनिएचर बोर्ड जो होता है उसमें जो क्लिप्स होती हैं, मिनिएचर सर्किट जो होता है वो नीचे आ जाता है, जिसकी वजह से जो परिपथ है उसका क्या होता है, ब्रेकेज हो जाता है, यानी कि वो विच्छेद हो जाता है, जिसकी वजह से करंट ऑफ फ्लो रुक जाएगा। और उस कंडीशन में क्या होगा, जो हमारे घर में कई बार हमने सुना है कि शॉर्ट सर्किट हो जाता है, वो होने से बच जाएगा। हमारे इक्विपमेंट्स जो हैं वो क्या है, कई बार खराब हो जाते हैं इसी वजह से, जिसको हम इजीली रोक सकते हैं। ठीक है। दूसरी चीज़, जो फ्यूज़ वायर होता है उसका काम ही यही होता है कि फ्यूज़ वायर क्या करता है, अपना इजीली, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है ना वो बहुत लो होता है। जैसे ही इसका मेल्टिंग पॉइंट लो होगा तो आप खुद सोचिए, इलेक्ट्रिसिटी जब एक वोल्टेज से ऊपर जाएगी तो उस कंडीशन में क्या है, वो इजीली उस कनेक्शन को वहीं रोक देगा, वहीं कनेक्शन कट जाएगा। अगर मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा तो वो मेल्ट ही नहीं होगा वायर, और जब वो मेल्ट नहीं होगा
तो वो विच्छेद जो है, लघु परिपथ विच्छेद जो है वो कैसे होगा। दूसरी चीज, इसकी जो रेजिस्टिविटी होती है, यानी कि इसका जो रेजिस्टेंस होता है ना वो बहुत हाई होता है। ये ज्यादा से ज्यादा जो वोल्टेज है उसको क्या करता है, रेजिस्ट करता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा आपका मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। सो आई जस्ट होप कि आपको ये सारे क्वेश्चंस के आंसर बहुत अच्छे से समझ में आए। अगर आपको कहीं पे भी कोई भी डाउट लगे तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।